साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन IITM मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम करेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको हम मॉड्यूल भी कह सकते हैं। तो जो पहला मॉड्यूल है फ्रिक्शन, उसकी दो हम जो वीडियो है वो पहले बना चुके हैं। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी आपके CBT एग्जाम होने हैं, तो CBT एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। ये जो क्वेश्चन सीरीज है ये निम्मी के द्वारा बनाई गई एक क्वेश्चन की PDF है, वहां से लिए गए हैं और हम हर साल देखते हैं जो क्वेश्चन आते हैं इन्हीं क्वेश्चनों में से आते हैं। तो ये लगभग हमारे 250 क्वेश्चन बनते हैं जो हमें करने हैं, सभी के सभी हम करेंगे। लेकिन मैंने सभी क्वेश्चनों को चैप्टर वाइज या मॉड्यूल वाइज डिवाइड कर लिया है ताकि आप उसकी रिवीजन भी कर सको, आपको पता लग सके कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से है और इसकी रिवीजन कहाँ से करनी है। तो हम पहला जो मॉड्यूल था फ्रिक्शन वो कर चुके हैं, उसकी 2 वीडियो बनी थी, तो वो वीडियो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आज जो करेंगे हम वो करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हाँ, एक बात और है, ये जो हमारी सीरीज है ये सेकंड ईयर के लिए है और सेकंड ईयर में जो हमारा WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जिसको मैथ भी कहते हैं, ये सभी ट्रेड के लिए कॉमन है, चाहे वो मैकेनिकल ग्रुप है चाहे वो इलेक्ट्रिकल ग्रुप है। ये इनका जो पेपर आता है वो सेम आता है, इनके जो सिलेबस है वो दोनों का सेम रहता है, चाहे आपकी ट्रेड कोई भी है। तो शुरू करते हैं आज का मॉड्यूल सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो पहले ये जान लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन क्या है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब होता है कि जहां पर किसी बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का हम ये मानते हैं कि उसका टोटल वेट, टोटल मास वहां पर कंसंट्रेटेड होगा। क्योंकि देखो, अगर हमारे पास मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, अलग अलग तरह के हो सकते हैं, इरेगुलर शेप का भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, या कोई रेगुलर शेप हो सकती है, सर्कल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकती है। तो ये हम मान के चलते हैं कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे कणों से बना हुआ है। सबका अलग अलग कण का अलग अलग मास होगा, लेकिन पूरे ऑब्जेक्ट की जब हम बात करें तो हम कहीं ना कहीं एक पॉइंट मानना पड़ेगा, या एक पॉइंट होता है जहां पर टोटल मास या टोटल वेट उस बॉडी का कंसंट्रेट करता है। उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर आपकी बॉडी रेगुलर है, जैसे सर्कल है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा? इसके सेंटर पर। ये सारा मास हम कहां मानते हैं? किसके सेंटर, जो केंद्र बिंदु वहां पर कंसंट्रेटेड होगा। ये आपका इसका जो डायगोनली जहां पे क्रॉस करते हैं रेक्टेंगल के, वहां पर हम मानते हैं कि इसका सारा मास कंसंट्रेटेड होगा, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट पर मानी जाएगी, जिसको मैं ए कह सकता हूं। इसी प्रकार इरेगुलर शेप होती है, इरेगुलर शेप इनका निकालने के लिए है, कुछ फार्मूले होते हैं, वहां से इनका निकलता है, तो किसी न किसी एक पॉइंट पर इसका भी मास कंसंट्रेटेड माना जाता है, उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये ओवरव्यू था सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है। तो इसी पर आधारित 18 क्वेश्चन हैं जो निम्मी ने दिए हैं, वही हम पढ़ेंगे। और क्वेश्चन हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में करेंगे। तो जिस भी बच्चे को जो भी लैंग्वेज सुटेबल है, हिंदी में अच्छा लगता है तो हिंदी में करे और इंग्लिश में अच्छा लगता है तो इंग्लिश में करे। मैं इसको दोनों तरीके से कराऊंगा, दोनों लैंग्वेज में आपको कराऊंगा। तो चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? विच अफेक्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो वस्तु के गुरुत्व के केंद्र को प्रभावित करता है उसे क्या कहते हैं? आपने ये बताना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इनमें से 4 फैक्टर में से क्या अफेक्ट करता है। तो आपके पास ऑप्शन है वेट, जिसको वजन कहते हैं, मास यानी कि द्रव्यमान, डेंसिटी यानी कि घनत्व, शेप यानी कि आकार। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको जो अफेक्ट करता है वो करता है आपका मास। किस पे डिपेंड करती है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी मास पर, उस बॉडी का मास कितना है, तो इस पे डिपेंड करती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। वो वेट पर डिपेंड नहीं करती, डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, उसकी शेप पर डिपेंड नहीं करती। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुरुत्व का केंद्र, वो किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है, द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट एट विच ऑल द वेट ऑफ ए बॉडी इज कंसंट्रेटेड। उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर शरीर के सभी भार केंद्रित थे। हमें उस पॉइंट का नाम बताना है जहां पर उस बॉडी का सारा वेट कंसंट्रेटेड होता है। ऑप्शन आपके पास है इनिशियल पॉइंट उसको बोलते हैं, यानी कि प्रारंभिक बिंदु, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, सेंट्रोइड जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रक, या सेंट्रल पॉइंट। तो अभी हमने बात करी थी
कि जहां पर सारा मास कंसंट्रेटेड होता है, सारा वेट कंसंट्रेटेड होता है, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। तो यहां पर सारा वेट कंसंट्रेटेड माना जाता है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सर्कल लाइज, एक वृत्त के गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहां स्थित होता है? यहां पर पूछा गया है जो हमारा सेंटर होता है, वृत्त होता है, उसका जो बार है वो कहां कंसंट्रेटेड होता है, या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होता है। तो हमारा जो सर्कल होता है, ये हमारा सर्कल है वृत्त, इसका जो मास है, इसका जो वेट है, वो कहां कंसंट्रेटेड होता है? इसके सेंटर बिंदु पर, जहां इसका सेंटर लाई करता है, उसी पे इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है वो माना जाता है। तो ये वो पॉइंट पे। तो ऑप्शन में देख लेते हैं सेंटर ऑफ सर्कल कहां दिया गया है। ऑप्शन ए है एट इट्स सेंटर, इसके केंद्र पर। यस, यही हमारी ऑप्शन है, यही हमारा आंसर हो जाएगा कि जो हमारा सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कहां होता है? उसके सेंटर पर होता है। आगे ऑप्शन थी एनीवेयर ऑन इट्स रेडियस, नहीं। एनीवेयर ऑन द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस पे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एनीवेयर ऑन द डायमीटर, नहीं, डायमीटर पे भी नहीं। वो कहां होता है? इसके सेंटर पे होता है, केंद्र पे होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन फ्रॉम इट्स बेस, अपने आधार से एक सही वृत्ताकार शंकु के गुरुत्व का केंद्र क्या होगा? यहां पूछा गया कि राइट सर्कुलर कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा और कहां से? बेस से, उसके आधार से। तो जो हमारा कोन होता है वो कैसे होता है? राइट सर्कुलर कोन इस प्रकार से बनता है हमारा, और इसका बेस कौन सा हो जाएगा? ये इसका बेस है। इस बेस से अगर इसकी टोटल हाइट कितनी है? h मान ले हम, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहां लाई करेगा? वो लाई करेगा h/4 पे। यहां से मान लिया ये बिंदु है, ये इस बिंदु को मैं कह देता हूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये कहां लाई करेगा? h/4, यानी कि टोटल हाइट को अगर डिवाइड कर देंगे हम 4 से, तो वो आ जाएगा इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बिंदु। कहां से? उसके बेस से। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछा गया होता इसके अपेक्स से, इसको क्या बोलते हैं? अपेक्स। अगर अपेक्स से पूछता तो यही क्वेश्चन में आंसर हमारा 3h/4 हो जाता, लेकिन यहां पूछा गया है उसके आधार से। तो आधार से क्या आएगा हमारा? h/4। तो ऑप्शन में देख लेते हैं h/4 कहां? h/2 नहीं, h/3 नहीं, h/4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है राइट सर्कुलर कोन के लिए वो कहां लाई करता है? h/4। कहां से? बेस से, उसके आधार से। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आप इसको ऐसे डायरेक्टली याद रखने हैं ये सारे, चाहे वो सर्कल का पूछा जाए, राइट सर्कुलर कोन का पूछा जाए, रेक्टेंगल का पूछा जाए, स्क्वायर का पूछा जाए, ये आपने डायरेक्टली याद करने हैं और ये हर बारी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉडी, आयताकार पिंड के गुरुत्व का केंद्र क्या है? तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर बॉडी के बारे में पूछा गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी ऑब्जेक्ट का वो किसी शेप का पूछ लेगा आपसे एग्जाम में जरूर। तो इसकी ऑप्शन क्या है हमारी? लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगल, आयत के लंबे समय तक के पक्ष पर होता है। शॉर्टर साइड ऑफ ए रेक्टेंगल, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल, या एट द कॉर्नर, कहां लाई करता है? तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। इस प्रकार से होता है हमारा रेक्टेंगल, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और जो ये एंगल होता है कितना होता है? चारों कोण ये 90 डिग्री के कोण होते हैं। तो इसका जो केंद्र है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो कहां लाई करता है? जहां पर इसके डायगोनल मीट करते हैं। अगर हम इनकी अपोजिट जो कोणे हैं इनको मिला दें, और जो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे, कट करेंगे, यही क्या होता है हमारा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कौन सा बिंदु होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो कहां लाई करता है? एट द इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल। तो ऑप्शन कहां क्या हो जाएगी हमारे आंसर की? सी, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल, इसके विकर्ण के चौराहे के बिंदु पर, जहां पर इसके विकर्ण या इसके डायगोनल एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वहां इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। तो ये ऐसे करना था, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ए ग्रेविटी ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर फ्रॉम इट्स बेस, किसी ठोस गोलार्ध के आधार से गुरुत्व का केंद्र क्या है? इसमें पूछा गया है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर हमारा ऐसे होता है, ये हेमिस्फीयर है, इसका बेस हमारा ये हो जाएगा। इसके बेस से पूछा गया है जिसका COG सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां
लाई करता है। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है, तो अगर इसकी जो रेडियस है वो कितनी गिवन हो, आर गिवन हो, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आ जाएगा हमारा 3r/8। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है, 3r/8, यानी कि रेडियस को 3 से गुणा कर दोगे और डिवाइड कर दोगे 8 से, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा किसका, सॉलिड हेमिस्फीयर का। कहां से, बेस से। इस बेस से जो ये वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 3/8 किसकी, जहां पर इसका ये COG सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 3r/8, रेडियस को 3 से गुणा करके 8 से डिवाइड कर दो। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए स्फीयर। किसी गोले के गुरुत्व का केंद्र क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है, एट द सेंटर, ऑन द सर्कमफेरेंस, एट द डायमीटर या एट द रेडियस। तो जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है स्फीयर का, गोले का, वो कहां लाई करता है। देखो पहले हम स्फीयर बनाते हैं। स्फीयर भी हमारा इस प्रकार से होता है, तो इसका जो केंद्र होता है, सेंटर होता है, वहां पर इसका COG होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो ऑप्शन में कहा है, एट द सेंटर, केंद्र में। तो स्फीयर और हमारा जो सर्कल होता है, दोनों का जो COG है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कहां लाई करता है, उसके सेंटर बिंदु पर। तो ये था हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए। ये भी आपको याद रखना है। आप देख रहे होगे कि सारी जितनी भी शेप होती हैं, सभी शेप के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछा गया है, तो सभी का आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which state of equilibrium example is a cone resting on its tip। संतुलन का उदाहरण किस अवस्था में शंकु अपने नोक पर विश्राम करता है। देखो जो हमारी इक्विलिब्रियम की स्टेट होती हैं वो 3 स्टेट होती हैं, स्टेबल, न्यूट्रल और अनस्टेबल। 3 स्टेटें होती हैं हमारी इक्विलिब्रियम की। इसमें पूछा गया है, एक एग्जांपल देके ये पूछता है कि जो कोण है, कोण हमारा इस प्रकार से होता है, शंकु। इसने कहा कि जो हमारा कोण है वो क्या करता है, इसकी टिप की तरफ से, कहां से, टिप की तरफ से रेस्ट करता है सरफेस पे। तो हमारा मान ले ये हमारा सरफेस है और सरफेस पे ये हमारा कोण रखा गया किस साइड से, टिप की साइड से। तो पहले समझ लो स्टेबल जो इक्विलिब्रियम की स्टेट है, न्यूट्रल और अनस्टेबल, ये होती क्या है। स्टेबल स्टेट या स्थिर स्टेट हम उसको बोलेंगे अगर हमारा ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा हिला दें अपनी स्थिति से और छोड़ दें, तो अगर वो वापस उसी स्थिति में आ जाता है, उसी स्टेट में आ जाता है, उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि अस्थिर। जब हम इस ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हिला दें उसकी स्थिति से, उसकी पोजीशन से, अगर दोबारा उस पोजीशन में ना आए तो उसको बोलते हैं हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम स्टेट में हम इसको जब इसकी पोजीशन से हिलाते हैं तो वो वापस आने की कोशिश भी नहीं करता, ना ही उस स्टेट में वापस आता, ना ही वो कोशिश करता। तो 3 स्टेट है इक्विलिब्रियम की। यहां देखो जो हमारा कोण है कहां से रखा गया, रेस्ट किसके ऊपर है, ये टिप पे। अगर आप इसको थोड़ा सा हिला दोगे, इसको पकड़ के इस पोजीशन से, क्या वापस इसी पोजीशन में आ जाएगा, यस और नो, नहीं आ सकता। जैसे आप इसको हिलाओगे ये गिर जाएगा, ये सरफेस पे इस साइड से या उस साइड जिधर भी आप हिलाओगे उधर से गिर जाएगा। तो ये कौन सी स्टेट हुई, हमारी अनस्टेबल स्टेट। कौन सी, अनस्टेबल, अस्थिर है ये। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, अनस्टेबल स्टेट। ऐसे एग्जांपल देके वो पूछ सकता है। तो सिंपल सी बात है, अगर वो एक टिप पे रखा गया है तो बहुत मुश्किल से उसको खड़ा किया गया होगा, अगर आप उसको थोड़ा सा हिला दोगे तो वो तो गिर जाएगा। तो ये स्टेट कौन सी कहलाएगी, अस्थिर, अनस्टेबल। तो हमारा आंसर सी था, अनस्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल शेप सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज फ्रॉम इट्स बेस इज 1/3 ऑफ इट्स हाइट। देखो यहां पर कुछ ज्योमेट्रिकल शेप दी गई हैं, उनमें यह पूछा गया है किसका इनमें से, यानी कि स्क्वायर, रोम्बस, ट्राइंगल, कोण, इनमें से किसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है 1/3 किसका, हाइट का। हिंदी में बात करें, निम्न में से कौन सा ज्यामितीय आकृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार से स्थित है, इसकी ऊंचाई 1/3 पर। तो हमारा जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर हमारा ऐसे होता है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो यहां लाई करता है, यहां पर इसके डायगोनल यानी कि विकर्ण इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये आंसर तो हमारा नहीं हो सकता। सिमिलरली जो रोम्बस होता है, रोम्बस का भी कहां लाई करता है, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। तो तीसरा है ट्रायंगल, ट्रायंगल हमारी ये होती है और ये इसकी हाइट है h। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये बेस से कहां लाई करता है, h/3, यानी कि हाइट का 1/3।
कहाँ लाई करता है? हाइट का 1/3 पर। तो यही हमारा आंसर है। यही पूछा गया है कि किस ज्योमेट्रिकल शेप का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके बेस से उसके हाइट का 1/3 होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन थी हमारी कोण। आपको तो पता है जो कोण का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो h/4 होता है। तो आंसर हमारा ये भी नहीं हो सकता था। तो हमारा आंसर क्या है? सी है, ट्रायंगल है, त्रिभुज जिसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस से हाइट का 1/3 होती है। तो ये हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जाम्पल इज? एक कोण रेस्टिंग ऑन इट्स बेस। संतुलन का उदाहरण किस अवस्था में है? एक शंकु अपने आधार पर विश्राम कर रहा है। अभी एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमारा जो कोण है वो उल्टा रखा गया था, टिप की साइड से रेस्ट कर रहा था। तो पूछा गया था वो कौन सी इक्विलिब्रियम स्टेट है। अब क्वेश्चन है ऐसे, हमारा ये बेस है और हमारा कोण ऐसे रखा गया है, ठीक है। उस साइड टिप है, इधर बेस है। पहले एग्जांपल में हमारा टिप की साइड से था तो वो अवस्था कौन सी थी? अनस्टेबल थी। अब इस साइड से है, बेस की साइड से। तो आप इसको जब इधर हिलाओगे तो यह कब वापिस अपनी अवस्था में आ जाएगा? हाँ या ना? यस, आ जाएगा। आप इसको थोड़ा बहुत हिलाओगे, इधर छोड़ भी दोगे तो वापिस जाके उसी बेस पे रेस्ट करेगा। तो कौन सी अवस्था हुई हमारी? स्टेबल अवस्था हुई, स्थिर अवस्था हुई। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन टी सेक्शन लाइज? ये एक आपके पास डायग्राम है, टी सेक्शन है। उसमें पूछा गया कि इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहां पर स्थित होगा। ये एक न्यूमेरिकल है, इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमारी जो शेप है, जो आकार है वो दो हैं। एक ऊपर लाई करता है, ये एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल इसकी नीचे लगी हुई। तो यानी दो पार्ट में ये फिक्स है टी शेप में। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। इस तरह की जो एग्जाम्पल होते हैं जो कई आकार को मिलाकर बनते हैं, उनके लिए हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो फार्मूला होता है वो होता है A1H1 प्लस A2H2। यहां पर आएगा हमारा H2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। अब ये जान लो ये है क्या चीज। A1 क्या है? A1 है एरिया किसी पहले पार्ट का। जैसे अगर हम यहां से इसका बेस मान लें, ये बेस है और बेस से ये है पहला ऑब्जेक्ट और ये है इसका दूसरा ऑब्जेक्ट। तो जो एरिया है ये यानी पहले जो पार्ट का एरिया है वो यहां लिया जाएगा। H1 ये हाइट है, ये किसकी हाइट है? बेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के इस इतने पार्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जहां लाई करता है वो हाइट है, यानी कि डिस्टेंस है वो H1 से हम डिनोट किया है। फिर इसके बाद A2 यानी कि जो दूसरा पार्ट है उसका एरिया है, और H2 क्या है? उसकी हाइट है या डिस्टेंस है बेस से जहां पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है दूसरे वाले पार्ट का, ठीक है। यहां पर दो ही थे, हमारी शेप कितनी है? दो ही शेप है तो हमने दो ही ली। अगर 3 शेप होती तो यहां पर A3H3 आ जाता, 4 शेप होती A4H4 आता। तो इस प्रकार से हम आगे तक जा सकते थे। 2 शेप हैं, दोनों एरिया को नीचे जोड़ देंगे तो जो ऊपर आता है उसको डिवाइड कर देंगे इससे। अगर यहां पर 3 बॉडी होती तो A3 भी जुड़ जाता, 4 होती तो A4 भी जुड़ जाता। तो ऐसे हमें निकालना था। अब इसको निकालते हैं। देखो सबसे पहले देखते हैं, पहला जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट है, यहां से हमने लिया है बेस। इसका एरिया देखते हैं पहले कितना होगा। क्या चाहिए हमें? एरिया पहले पार्ट का। और इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना, ये जो 10 सेंटीमीटर है ये यहां से नहीं दिया गया, इस बिंदु से 10 सेंटीमीटर है। ये यहां तक कितना है? 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। ये कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो जो शेप है ये कैसी है? रेक्टेंगुलर शेप है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा? 10 गुणा 3 यानी कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो इसका हो गया एरिया। इसके बाद इसकी देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लाई करता है। जैसा कि आप सभी को पता है जो रेक्टेंगुलर बॉडी होती है उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लाई करती है? उसके डायगोनल पर, जहां पर डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं। तो ऐसे डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे कहां? इस बिंदु पर। यह बिंदु हमारा बेस से कितना ऊपर है ये देख लो। इसकी जो हाइट है वो कितनी होगी? इसी को हम कहेंगे H1। कितनी ऊपर है ये? यहां तक कितना है? 10 यानी 10 का आधा। तो कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो हमारी H1 क्या हो जाएगी? 5
सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे वाले पार्ट का, जो दूसरी बॉडी है हमारी, उसके लिए देखते हैं। पहले निकालते हैं A2, यहां लिख देता हूं A2 एरिया। ये भी क्या है, रेक्टेंगुलर बॉडी है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा एरिया 12 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा ये 12 तिये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें चाहिए H2 यानी कि उसका डिस्टेंस या हाइट बेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लाई करेगी, जहां पर इसके डायगोनल मीट करेंगे ऐसे। तो डायगोनल मीट करते हैं इस बिंदु पर। ये बिंदु देखो कहां है, इस पार्ट का हाफ है, यानी ये यहां तक हमें हाइट चाहिए भाई। यहां से यहां तक हाइट कितनी है 1.5, क्योंकि पूरा टोटल कितना 3, तो ये कितनी है 1.5 सेंटीमीटर। लेकिन हमें तो बेस से चाहिए, क्योंकि हमने आधार तो ये मान लिया है। इस आधार से देखो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 ये है और 1.5 ये, 10 प्लस 1.5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 11.5 सेंटीमीटर। तो ये H2 कितना आ जाएगा हमारा 11.5 सेंटीमीटर। तो A1, A2, H1 और H2 हमें ऐसे निकालने सिंपल। अब इसको सिर्फ फार्मूले में फिट करना है। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूं। पहला हमारे बॉडी थी क्या है, रेक्टेंगुलर बॉडी है, आयताकार है। इसका एरिया क्या हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 10 इसकी लंबाई है, 3 इसकी चौड़ाई, तो 10 तिये 30 सेंटीमीटर। फिर इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसके कहाँ लाई करती है डायगोनल, जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल यहां इंटरसेक्ट करेंगे। इसका डिस्टेंस बेस से कितना हो जाएगा 10 का आधा, तो 10 का आधा कितना होता है 5, 10 का आधा कितना होता है 5 सेंटीमीटर। तो H1 क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है ये भी रेक्टेंगुलर शेप है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, तो 12 तिये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। इसके बाद इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लाई करती है, जहां पर डायगोनल मीट करते हैं। डायगोनल कहां मीट करेंगे इसके बीचों बीच, तो ये यहां से ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 3 का आधा, 3 का आधा कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। लेकिन हमें तो इसकी जो हाइट है या डिस्टेंस है कहां से चाहिए, इस बेस से चाहिए, क्योंकि हमने इसको बेस मान लिया। यहां से कितना हो जाएगा, तो 10 ये यहां तक है और 1.5 ये दोनों जोड़ दो कितना हो जाएगा 11.5 सेंटीमीटर। तो H2 क्या हो जाएगा 11.5। अब इसको हमें फार्मूले में फिट कर देना है। फार्मूला हमारा क्या था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू A1 H1 प्लस A2 H2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस में A2। तो A1 हमारा कितना आया है 30 सेंटीमीटर, 30 को गुणा कर दोगे 5 से, H1 कितना है 5, प्लस में A2 कितना आया है 36 गुणा 11.5 क्या हमारा H2 है, डिवाइडेड बाय A2 कितना, A1 कितना है सॉरी 30 और A2 कितना है 36। जब इसको गुणा करोगे तो 5 तिये 15, ये कितना आ जाएगा 150, प्लस इसको जब गुणा करोगे 36 को 11.5 से, ये आप गुणा कर लेना, मैं इसके लिए कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं ताकि हमारा जो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो 36 को जब हम गुणा करेंगे 11.5 से, तो वो आ जाएगा हमारा 414, डिवाइडेड बाय 30 प्लस में 36 कितना होता है 66 यानी कि 66। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 4, 5 और 1 6, 4 और 1 5, 564 डिवाइडेड बाय 66। तो 564 को जब 66 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यह आ जाएगा हमारा 8.545 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर है। ये हम ऑप्शन में देख लेते हैं कहां पर है। तो हमारी ऑप्शन ये यहां पर है। तो ऑप्शन ए है हमारी 8.545, यही हमारा आंसर है 8.545। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस टी सेक्शन के लिए। तो बाकी के ऑप्शन हमारी गलत होंगी। तो साथियों इस क्वेश्चन को हमें ऐसे सोल्व करना था। अगर हमें इस प्रकार का टी सेक्शन की अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी पड़े तो हम ऐसे निकाल लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि मुझे लगता है कि वीडियो अगर हम सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इस जो मॉड्यूल है इस मॉड्यूल में 18 क्वेश्चन है, तो और आगे इसी तरह के न्यूमेरिकल हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं। अगर हम सभी को ऐसे सोल्व करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसको यहीं एंड करते हैं। अगले जो 7 क्वेश्चन रहते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व करेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें,
ताकि जो मेरा हौसला है वीडियो बनाने का वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और मैं और जल्दी जल्दी वीडियो आपके लिए बनाऊं और आप एग्ज़ाम में इनमें से तैयारी करके अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सको। तो जय हिंद साथियों, जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।